Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and guys, welcoming you all to another informative एग्जाम वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं 2025 में शुरू हो चुके थे और 2026 जैसे कि आज हो गई है 5 जनवरी 2026 आपकी हो गई है। और आगे आने वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में, जैसे 8 को पेपर है, 9 को पेपर है, जिन भी बच्चों के आगे आने वाली अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम लगे हुए हैं, उन सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेपर में आने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप देखने चाहते हैं वो सारी चीजें, और अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है, या फिर आप लास्ट मोमेंट पे कुछ चाहते हैं रिवीजन के लिए, कुछ आपको कंटेंट मिल जाए, या फिर अगर आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर भी रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे रियल एग्जाम ट्रेंड्स, रीसेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस, और वो सभी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स जो कि बार बार आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में रिपीट हो रही है इस बार के एग्जाम्स में। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको देने वाली हूं फाइनल आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो कि आपको स्कोर करने में काफी ज्यादा डेफिनेटली, मतलब 100% आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आपके जो स्कोर है उसको भी डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग शिफ्ट्स में आने वाले हैं मिल जाएंगे, और ये आपके रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के अब तक के हुए पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइस, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लो। और यस, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि आपको मिलती रहे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, और हमें मिले आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोटिवेशन टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो चलो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अपकमिंग शिफ्ट्स में आपको बहुत मदद करने वाली हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम सेक्शन वाइज चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सेक्शन नंबर 1 यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में। गाइस, जनरल अवेयरनेस का आपका जो ये सेक्शन होता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, मोस्टली 2025 का आपके जितने भी पेपर हुए हैं ना अभी, ये आरआरबी ग्रुप डी के, उसमें अगर कुछ पूछा गया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, वो भी 2025 की। तो जिस भी बच्चे ने करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया होगा, उस बच्चे ने डेफिनेटली अच्छा स्कोर करा होगा, और ऑब्वियसली करेगा। और अगर आपके पास अगर आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, तो आपके पास ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और गोल्डन चांस है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो बाय प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। एंड आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, जिससे कि आपको भी अच्छे अच्छे नंबर मिल जाए। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे गए बात करें तो गाइज 2025 के, अगर आपने मेरे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखे होंगे जो कि चैनल पर शेयर करे थे, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ साल 2025 के ही वो करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में ट्रेंड करे हैं इस बार। सो गाइज, रीसेंट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके एनालिसिस जो हमने करे हैं उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का वेटेज काफी स्ट्रांग रहा है। बट स्टिल आई वुड से स्टैटिक जीके इज देयर, लेकिन मैं कहूंगी करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दो। करंट अफेयर्स कर लिए तो 20-20 नंबर आप आराम से सेक्शन में ले आओगे, बिकॉज स्टैटिक जीके इज देयर बट द वेटेज इज अ लिटिल लेस। ठीक है, मोस्टली सब कुछ चीजें करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इनफैक्ट पॉलिटी के भी क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो वो कुछ इस तरह से घुमा के पूछे गए हैं कि उसमें भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें डाली गई हैं। सो यू रियली नो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। ठीक है,
अब मैं बात करूं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उन सभी क्वेश्चंस की जो कि आपको ध्यान में रखने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वो सभी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए जानना, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके नंबर 1 पे अगर कुछ आता है तो वो है रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। अब अपॉइंटमेंट्स में हमारे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो गाइस चाहे वो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, सीईओ बदल रहा हो, गवर्नर बदल रहा हो, कैबिनेट में कोई चेंजेस हो रहे हो, कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके का अगर कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर निगाह बनाए रखें, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो नंबर 1 इज योर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आगे आता है वो सभी इंपॉर्टेंट समिट्स और वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स जो कि होती हैं, जिसमें कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना वो रीसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। वो रीसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो कि रिसेंटली किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन को दिए गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू अ क्वेश्चन, जैसे कि भारत के नए अगर कोई चीफ जस्टिस बने हैं तो वो कौन बने हैं, तो यू नीड टू नो ऑल द रीसेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन। ठीक है, G20 अगर समिट हुआ है तो G20 समिट 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, किसने अध्यक्षता निभाई, या फिर कुछ भी है, कौन कंट्री होस्ट कर रही है, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड यू शुड नो। इसके अलावा पद्म अवार्ड्स हो गए, किस फील्ड में किसको दिया गया है, कौन उससे रिलेटेड कुछ संबंधित सवाल हैं, वो इसके लिए बहुत जरूरी है। सो गाइज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जनरल अवेयरनेस वाले हमारे सेक्शन में इतना कुछ स्टैटिक जीके से नहीं आ रहा है। द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि कवर अप हो रहे हैं वो आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स से हो रहे हैं, एंड दैट टू करंट अफेयर्स फॉर द ईयर 2025। बट जस्ट इन केस अगर आपसे स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आगे आने वाले आपके सभी ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम होने हैं, सो फॉर दैट आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रिपेयर कर लेने हैं। तो गाइज जैसे कि इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गया, जैसे कि इंडिया इंडिया का ही आपको थोड़ा सा कवर अप करना है, नॉट आउटसाइड इंडिया। तो जैसे अपनी इंडियन रिवर्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, डैम्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। ठीक है, जैसे कि अगर अर्थ डे 2025 मनाया गया तो सबसे पहले यू शुड नो कि कब मनाते हैं, सेकेंडली यू शुड नो व्हाट इज द थीम। ठीक है, उस पर्टिकुलर साल की, क्योंकि जैसे हम जानते हैं हर साल अगर कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है so there is some theme associated with जिससे उसके ऑब्जेक्टिव सेटअप होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए, उनके डेट्स पता होने चाहिए, एंड थीम्स यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गया, पार्ट्स हो गया, और भी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जीपीएसपी हो गया, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो अलग अलग चीजें हैं वो किस किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ओ सॉरी किस किस कंट्री से बोरो करी गई हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टॉपिक्स दैट यू शुड नो फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। इसके अलावा अगर मैं आपको क्वेश्चंस की हिंट दूं तो गाइस कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, जैसे आर्टिकल 21 है वो किससे रिलेटेड है, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। सो सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो यू शुड नो। स्टैटिक जीके के जो सवाल होते हैं गाइज वो डायरेक्टली ही आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं। सो ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज मैथमेटिक्स। तो गाइज मैथमेटिक्स में जो अभी चल रहा है उसमें वही ट्रेंड है आपके ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए हैं नवंबर दिसंबर में, कि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी लाइट है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन ओरिएंटेड आपके पेपर हो रहे हैं, बट देर आर सम ऑफ द कैलकुलेशन जो ऐसी हैं हल्की फुल्की सी वैसा ही है, लेकिन कंसेप्चुअल चीजें हैं तो उस चीज को जरूर से प्रिपेयर कर लेना, छोड़ना कहीं भी नहीं है। जो आपका मैथ्स का सेक्शन है वो स्टूडेंट्स को
ऑल द मोर इजी टू मॉडरेट ही लगा है। बच्चों ने बताया कि इजी टू मॉडरेट है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप अपनी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी मेरे सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस में बताती हूँ। दैट आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिले। और एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट जब आपको मिलेगा, तो जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओगे, then without panicking you can actually attempt all the questions in a very precise and nice manner, और उससे मिलेगी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो अच्छी होगी ही होगी, एंड उसी के साथ साथ आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, कुछ ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इस बार आपके ग्रुप डी के पेपर में, उसमें सबसे पहले आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। क्योंकि डेली ही जितने भी पेपर हुए हमने देखे, अरिथमेटिक का लेवल जो था वो ज्यादा था, एडवांस का लेवल जो था वो थोड़ा सा कम था, आपका अरिथमेटिक का लेवल ज्यादा था। तो वो सभी टॉपिक्स जैसे कि आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट के क्वेश्चंस हो गए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, जिसमें एज बेस्ड रेशियो के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि ट्रेन क्रॉसिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और सिंपल जो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सो गाइस, सिंप्लीफिकेशन में तो अगर आपने बॉड मास कर लिया, विच मीन्स आपका सब कुछ डन है, ठीक है, तो बॉड मास पे जरूर ध्यान दें, और कुछ थोड़े से स्क्वायर एंड क्यूब के बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर से ध्यान रखना। कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जो सैंपल क्वेश्चन अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे 20% ऑफ 150 हो गया, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कुछ इसी तरह के हल्की फुल्की कैलकुलेशन वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी लेवल के ही हैं, तो एनसीईआरटी पे जरूर से ग्रिप बनाए रखना। लेंदी क्वेश्चंस कम आए, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे, ये बच्चों का फीडबैक रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज रीजनिंग। तो गाइज, रीजनिंग आपका मैं कहूंगी साल 2025 के आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो आरआरबी के हुए हैं, एसएससी के हुए हैं, या किसी भी तरह के कोई एग्जाम अगर कंडक्ट हुए हैं, इनफैक्ट सीएचएसएल के भी जो हुए हैं, तो रीजनिंग जो रहा है वो आपका मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन रहा है, क्योंकि इस बार रीजनिंग काफी ज्यादा, अब या तो आप एडुकेटिव पैटर्न कह लो या जो कुछ भी है, उसमें सिंपल ही सेक्शन रह रहा है। अब मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स कि आप रीजनिंग को अपनी इतनी ज्यादा स्कोरिंग बना लो, इतनी ज्यादा कि आपके नंबर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें आप अच्छे से नंबर बना लो, बिकॉज रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ रहे हैं। सो ट्राई एंड अडेप्ट इट दैट वे, और सबसे पहले उस चीज को अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे फिर आपका काफी ज्यादा समय बचेगा, और बाद में आप वो आपका टाइम बाकी क्वेश्चंस में, बाकी सेक्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीजनिंग में बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, और जो पैटर्न है वो मोस्टली रिपीटेड ही आपका पैटर्न है। सो नाउ दैट यू नो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लेना। अब मैं बात करूं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनको आपको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें चाहे नंबर हो या अल्फाबेट हो, दोनों ही तरीके की आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों से ही आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नंबर सीरीज, ठीक है, सीरीज है अपने पास जिसमें आपको मिसिंग टर्म बताना होता है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। बाकी ब्लड रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन के जो सेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स वाले जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपका लेटर शिफ्टिंग हो गया और वर्ड कोडिंग हो गया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो गाइज जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो आपको बताना है ऑड वन आउट या फिर कुछ इस तरह का कुछ कुछ पूछा जा सकता है। सो टिप यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अपनी प्रैक्टिस से रीजनिंग को 100% एक्यूरेट बना सकते हो, उसमें आप 100% एक्यूरेसी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सो प्लीज डू दैट, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए काफी स्कोरिंग होने वाला है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव जनरल साइंस। सो गाइस, जनरल साइंस जो है ये आपका गेम चेंजर सेक्शन माना जा रहा है इस बार ग्रुप डी के पेपर में, क्योंकि गाइस जनरल साइंस का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रह रहा है, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके एनसीईआरटी यानी कि क्लास 8 टू 10 से ही आ रहे हैं। आपके जितने भी पेपर हुए हैं उसमें अगर आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका लेवल कहीं भी 10वीं 12वीं से लेवल का आगे नहीं है। सो 8 टू 10, 8 टू 12 की एनसीईआरटी आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, फैक्चुअल चीजें भी आपको पता पड़ जाएंगी, एंड यस डेफिनेटली यू विल क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फिजिक्स में है, आपके वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके अलावा मोशन एंड स्पीड, एंड इसके अलावा वी हैव इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जो ओम्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बार बार पूछी गई हैं इस बार। नेक्स्ट, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है आपकी पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। सो एसिड बेसिस सॉल्ट्स आपको पता होने चाहिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप अच्छे से पढ़ लो, एंड फिजिकल और केमिकल जिस तरह के भी जो चेंजेस होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यहीं से बस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। बायो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं आपके जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट सेल्स हो गया, प्लांट टिश्यूज हो गया, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वही सब बेसिक से क्वेश्चन जो कि अगर आपने 8 टू 12 लेवल की एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप आराम से कर सकते हो। So guys, now we'll be talking about some expected questions, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता ही होगा। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो टिप यही रहेगी कि साइंस में आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और आ रहे हैं, तो बस उसी हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेना। ओके, नाउ विल बी कवरिंग कि आपको टाइम मैनेजमेंट और अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी किस तरह से फॉलो करनी है जिससे कि आप अपने कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हैंडल कर पाओ। सो गाइज, आई वुड सजेस्ट बाय एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, जो कि जितने भी अब तक पेपर हुए हैं, जितने भी हमने कैंडिडेट से अपना उनका फीडबैक लिया है, जितना भी कुछ भी हम एनालाइज कर पाए हैं और आपके लिए एनालिसिस वीडियो ले पाए हैं, उन सब एनालिसिस के बाद दिस इज द बेस एंड द बॉटम लाइन जो कि आपको फॉलो करनी है। दैट सबसे पहले नंबर वन आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन टॉप द चार्ट, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द फर्दर क्वेश्चन। सो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें, मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप जाइए साइंस सेक्शन की तरफ, और उसके बाद आप लास्ट में अटेम्प्ट करो आपका जीके का और सीए का क्वेश्चन, क्योंकि एज वी ऑल नो जनरल अफेयर सॉरी करंट अफेयर्स आपके ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं जनरल नॉलेज में, थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके आ रहा है, तो वो फिर भी वो वैसा ही होना है जहाँ पे कैलकुलेशन की कुछ जरूरत है नहीं। इफ यू नो द आंसर यू नो द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर यू डोंट नो द आंसर। तो उसमें ज्यादा कुछ आपको माथापच्ची करना है नहीं। सो दिस इज माय सजेशन दैट यू गो बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी, कि आपको सबसे पहले तो रीजनिंग हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर साइंस हो गया, और लास्ट में आप जीके अटेम्प्ट करो। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज एवरेज जो अभी तक चल रहे हैं ना ऑन अ डेली बेसिस, आपके जितने भी पेपर हुए हैं उसमें रीजनिंग आपके 20 से 22, मैथ्स में आपके 18 से 20, साइंस में आपके 17 से 19, और जीके में आपके 15 से 17 हैं। ठीक है, ये ही वो सारी चीजें हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स ने बताया है, उनका जो नॉट वाइल्ड गेस, जो भी उन्होंने अपना फीडबैक बताया है उसके बेसिस पे जो भी हम एनालाइज कर पाए हैं, वो सारे आपके गुड अटेम्प्ट्स ऑन एन एवरेज बेसिस अभी इतने ही चल रहे हैं। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव टू, व्हेन आई से हैव टू मतलब यू हैव टू। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी को ज्यादा रखिए, गेसिंग थोड़ी सी कम करिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यूल बी कॉस्टिंग 1/3 ऑफ योर नेगेटिव मार्क। तो प्लीज एक्यूरेसी का जरूर से ध्यान रखो, गेस थोड़ा कम करो, एंड आपका पेपर फिर निकल जाएगा।
ओके, सो फाइनली अब मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बता देती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि लास्ट मिनट टिप्स जो होती हैं वो आपको एक्चुअली आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट 24 आवर्स जो आपके रह गए हैं, आप में उसमें आपने अपने न्यू टॉपिक को, किसी भी तरह के कोई नए टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है. अपना जो कुछ रिवाइज कर लिया उसको 100% श्योर दे दो. उसके बाद अगर समय बचता है देन मूव ऑन टू समथिंग न्यू, क्योंकि कुछ नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, जो आता है वो भी कहीं ना कहीं मिक्सअप कर दोगे. ठीक है, तो लास्ट 24 आवर्स में कुछ भी एक्सपेरिमेंट खुद के साथ मत करना. सेकेंडली, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस भी अगर रिवाइज कर लोगे तो काम चल जाएगा. तो प्रीवियसली जितने भी हमने एग्जाम एनालिसिस वीडियोस बनाए हैं चैनल पे शेयर करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, उसको अच्छे से घोल के पी जाओ, बिकॉज दैट इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी डूइंग नाउ. थर्डली, आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज हो गए, स्टैटिक फैक्ट्स हो गए, उनको एक बार जरूर से देख लो, बिकॉज दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम. और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्टली एग्जाम हॉल में आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी प्रिपरेशन को 100% आपको उस पे ट्रस्ट करना है कि हाँ मैंने जो भी प्रिपेयर करा है आई विल जस्ट किल इट. तो वो वाला आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है. सो दीज आर सम ऑफ माय फाइनल रिवीजन स्ट्रैटेजी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को हेल्प करती हैं. सो प्लीज अडहेयर टू दैट. तो ये सारे हो गई अब तक की बातें. अब मैं आपको बता देती हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के इस बार अभी जो पेपर हुए हैं उनमें ट्रेंड करे हैं, उनमें पूछे गए हैं और 100% एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग 8 और 9 तारीख के पेपर में. ठीक है, सो यस, शुरू करते हैं. नंबर 1 वी हैव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपको पूछा गया था कि वो क्या कहलाता है. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है. सच अ बेसिक क्वेश्चन, राइट? बेसिक होने के बाद भी हम गड़बड़ कर आते हैं, क्या करें, इतने भोले बच्चे हैं हम. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो गाइस, कभी भी हम अगर किसी वीक बेस को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन फॉर्म होके बनता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन 7. ठीक है, सो लेस देन 7 आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज विच हॉर्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड देर आर सम ऑफ दी हॉर्मोन्स जो कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं बॉडी में, जैसे कि आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गए, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हो गए और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर दोज जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है इन अ बॉडी. Okay, moving to our next question. आपको पूछा गया था कि swelling in plants which causes a change in shape, ठीक है, is happened due to which factor. तो guys ये particular जो process होता है इसको हम बोलते हैं osmosis. जब osmosis होता है उस particular state में जो plants होते हैं उनमें swelling देखने को मिलती है जो कि actually उनकी shape को change कर देता है due to some other reasons. और जो factor इसके लिए responsible होता है वो होता है osmosis. Okay, next question. The amount of violet light's deviation when white light passes through a prism depends on its what? So basically it actually depends on its wavelength. ठीक है, कि जो वायलेट लाइट है उसका जो डेविएशन है जब उस पे व्हाइट लाइट पास थ्रू करती है प्रिज्म से वो कितना और किस पे डिपेंड करेगा. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन इट्स वेवलेंथ. तो वेवलेंथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट वी हैव एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको चार ऑप्शंस गिवन थे जिसमें आपको लाउडनेस ऑफ साउंड चूज करना था, बिकॉज लाउडनेस ऑफ साउंड इज समथिंग जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू एम्पलीट्यूड. Okay, next we have in July 2025 which version of the missile developed by DRDO. सबसे पहले DRDO की full form लिख देना. I really want to know if you guys are aware of it.
So developed by DRDO, was deployed in Ladakh. So guys, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम। तो आकाश प्राइम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको रिम्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, इन कॉन्टेक्स्ट टू साइंस। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा ये भी भूल जाते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट इट इज। तो रिम्स अलग अलग फुल फॉर्म्स हो सकती है, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू साइंस इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिम्स, तो इट इज रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम दे नेचुरली अकर इन विच स्टेट। सो गाइस, बेसिकली जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, दे डू नेचुरली अकर इन देयर नेटिव स्टेट ओनली। बट किन पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं? तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड जो है बेसिकली वो काफी लोकेशंस पे पाया जाता है, इवन इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो गाइस सिल्वर जो है वो प्राइमरीली जर्मनी में ही आपको मिलता है। उसके बाद आपको कनाडा हो गया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव प्लैटिनम। तो गाइस प्लैटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका में, कोलंबिया में और रशिया में मिलता है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट ओज होते हैं, और ये आपको ऑब्वियसली नेचुरल स्टेट में हमारे नेचर के प्रेजेंस में मिलते हैं विदाउट बीइंग कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। वो तो फिर बाद में जब उनसे हम चीजें बनाते हैं अलग अलग तरीके की, फिर अमालगमेशन किया जाता है, उनमें चीजें मिलाई जाती हैं और फिर उनसे ज्वेलरी एंड ऑल दोस थिंग्स बनाया जाता है। ओके, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर वन साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन? तो गाइस, जैसे ही हमारी एक साइकिल, जैसे मानो ये एक सेल है, जैसे कि हमारी एक साइकिल होती है बाइनरी फिजन की, तो गाइस हमारे पास दो तरह के सेल्स बन जाते हैं, दो तरह के डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं बाइनरी फिजन की एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद। Okay, which cricketer was awarded the Padma Shri in 2025? So guys, 2025 में पद्म श्री से नवाजे गए थे रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। Where was the 51st G7 summit held? So guys, G7 summit held हुआ था आपका 51st जो G7 summit था वो आपका कनानस एल्बर्ट कनाडा, बेसिकली कनाडा में वो आयोजित किया गया। Next, we have which type of reaction occurs between barium chloride and sodium sulfate? So guys, एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वो बनता है जब आपके बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। Okay, which para shooting coach was awarded the द्रोणाचार्य award? तो guys, इसके लिए सुभाष राणा आपका करेक्ट आंसर है। How many daughter cells are formed during cell division? Cell division की बात करें तो ये थोड़ा अलग चीज हो गया बाइनरी डिवीजन, जो बाइनरी फिजन हुआ था उससे। So guys, इस दौरान क्या होता है, अगर हम बात करें तो मिटोसिस जो होते हैं वो 2 बनते हैं और मियोसिस जो होते हैं वो 4 बनते हैं। Okay, next question. The first assembly of the International Big Cat Alliance was held in, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में for for preserving our big cats. Next question. Rutherford alpha particle scattering experiment led to the discovery of what? So guys, Rutherford ने जब ये experiment करा जो alpha particle scattering से related था, उसने help करा जो atomic nucleus होता है उसकी discovery को। So atomic nucleus. ओके, इन दी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स विच इज अगेन सीपीआई। अब देखो सीपीआई में भी आपने देखा ना, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होती है, तो अलग अलग थोड़ा सा एब्रिविएशंस का ध्यान रख लेना। सो इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स फॉर 2024 रिलीज्ड इन फरवरी 2025, इंडिया रिसीव्ड अ स्कोर ऑफ व्हाट? सो इंडिया ने रिसीव करा था स्कोर 38। And the last question for this particular video is resistivity increases with which of the following? इसका correct answer होगा जो resistivity होती है वो बढ़ती चली जाती है with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका करेक्ट आंसर था।
सो दैट्स इट गाइस। अगर आप फोकस्ड रिवीजन कर रहे हो और पैनिक नहीं करते हो तो आप अपना आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2025-26 जो आपका है उसको क्रैक करना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल मान सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, परिवारजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें, उनसे भी लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। एंड यस डेफिनेटली आपके जितने भी जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, किसी भी तरह का कोई सजेशन है वीडियो को लेकर, चैनल को लेकर, तो जरूर से कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर से शेयर करें। एंड यस, इफ यू गाइज हैव गिवन द एग्जाम तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप चाहते हैं तो आगे आने वाले उन सभी बच्चों के लिए जिनके पेपर है आप उनकी मदद कर सकते हैं उनको बताकर। ठीक है, सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।